अच्छा, जनजाति किसको बोलते हैं? जनजाति शब्द सुना है कभी? सुना है? किस संदर्भ में? भील जनजाति। तो जनजाति होती क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा एसटी, है ना? मैं उस एसटी की बात नहीं कर रहा जो आप बस में चलाते हो। एक और एसटी होती है अपने, जो शेड्यूल ट्राइब्स जिनको कहा गया है ना, जिसका हिंदी में नाम होता है अनुसूचित जनजाति। यानी जिस जनजाति को भारत की अनुसूची में शामिल किया गया है वो जनजाति कौन सी कहलाती है? अनुसूचित जनजाति। एक तो होती है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, और एक होती है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। समझ गया ना? तो भारत की जो संविधान है उसकी अनुसूची में अगर नाम मिल गया है, उसका नाम है, तो वो अनुसूचित कहलाता है। तो शेड्यूल ये जो है ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स यानी क्या हो गया? जनजाति हो गया। तो एसटी जो अपने एक जो डिवाइडेशन होता है या एसटी जो वर्ग होता है, इसमें कौन होती है? जनजातियां होती है। ठीक है ना? जो भी एसटी वर्ग होता है उसमें क्या होती है? जनजातियां होती है। यानी जो पहले से जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, वो लोग किस में शामिल होते हैं? एसटी में शामिल होते हैं। और एक होती है एससी, शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें वो जातियां शामिल होती है जिनके साथ में छुआछूत का व्यवहार हुआ हो, है ना, या जिनके साथ में बड़ा शोषित व्यवहार हुआ हो। उन जातियों को उनका पुनरुत्थान करने के लिए, सामाजिक धारा से उनको जोड़ने के लिए, मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए उनको एससी में शामिल किया गया। ऐसे ही जनजातियों के लिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए क्या, कौन सा कैटेगरी बनाई गई थी? एसटी बनाई गई थी। तो ये जनजाति जो होती है, सीधी सी बात ये मान के चले कि जो जंगलों में रहते थे, पहाड़ियों में रहते थे, वो क्या कहलाते हैं? जनजाति कहलाती है। उनको क्या कहते हैं हम लोग? जनजाति। अच्छा, जनजातियों को एक शब्द और काम में लेते हैं, मूलवासी। जनजातियों के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं? मूलवासी। बोले ये लोग हमेशा से यहाँ रह रहे थे, अपने इसी क्षेत्रों में रहते थे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मूलवासी बोलते हैं, है ना? जैसे हम लोग आर्यों का इतिहास पढ़ते हैं वैदिक काल में, तो आर्य तो बाहर से आए, कुछ लोग बोलते बाहर से आए थे, कुछ बोलते नहीं भारत के ही थे, अलग अलग थ्योरीज देते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये भी तो कहते हैं ना बाहर से आए थे। लेकिन इनको ये माना जाता है कि ये इसी जगह के थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मूलवासी बोलते हैं। अब ये जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों के साथ में भी जो बर्ताव हो रहा था वो बुरा बर्ताव हो रहा था। कैसे हो रहा था? पहले आप इनकी थोड़ी सा बैकग्राउंड को समझो। ये जो जनजातियां हैं, मैंने आपको बताया कि ये कहां पर रहते थे? वनों में रहते थे। अपने यहाँ की एक जनजाति है भील, जिसको सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। ठीक है ना? उस भील जनजाति को कर्नल टोड ने वन पुत्र कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये कहाँ रहते थे? वनों में रहते थे। ये वनों में रहते थे, और जो वन संपदा जो होती थी, इस वन संपदा पर अधिकार इनका होता था। वनों में जो चीजें मिलती थी, मान लो कोई औषधि है, गोंद है, शहद है, या कोई फल फूल और भी है, वो सारी चीजें जो मिलती थी उनके ऊपर अधिकार किसका होता था? इन जनजातियों का होता था। जैसे हम लोग भील जनजाति पढ़ेंगे पहले, तो भील जनजाति का होता था। इनको मतलब नहीं था बाहर की दुनिया से। ठीक है ना? ये बाहर की दुनिया अलग होती थी, जंगलों में जो उत्पाद होते थे वो इनके अपने होते थे। जंगलों में ही, यानी वनों में ही ये कृषि कार्य भी करते थे। और कृषि कार्य जो करते थे वो कौन सी करते थे? ये झूमिंग कृषि, जिसे वालरा भी बोला गया है। ठीक है ना? चिमाता भी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? और भी कई नाम इसके हैं। तो ये झूमिंग कृषि का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब स्थान बदल बदल कर जो खेती होती है वो क्या होती है? झूमिंग खेती होती है। हालांकि खेती वाले विद्यार्थी आप हो, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहूँगा झूमिंग खेती पर, क्योंकि आप लोग ज़्यादा जानते होंगे शायद।
तो ये झूमिंग खेती करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इनकी अपनी सामाजिक परंपराएं होती थी, है ना। अच्छा, सामाजिक परंपराएं जो होती थी वो थोड़ी सी इनकी अंधविश्वास से संबंधित ज्यादा होती थी। ठीक। एक और चीज, इन लोगों की अपनी मान्यताओं के साथ साथ में ये शराब भी खुद ही बनाया करते थे। किससे बनाते थे? महुआ से। शराब वराब भी ये क्या करते थे? खुद ही बनाते थे। और किससे बनाते थे? ये महुआ के पेड़ से बनाते थे। महुआ सही लिखा है क्या, या वाह करूं? अब सही है? अब सही है क्या? अच्छा बताओ, पता तो तुम्हें भी नहीं है ना। अब वाई रखूंगा, ये आर वाह करने नहीं आया हूं, अब वाह कर दिया। पहले बोलते ये बात, तो ऑब्जेक्शन था तो पहले करते। तो किससे शराब बनाया करते थे? महुआ से। समय समय पर ये राजाओं को सहयोग भी देते थे। जैसे हमने पढ़ा था मेवाड़ के महाराणा प्रताप के समय पुंजा भील ने किसकी सहायता की थी? मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और राजाओं के साथ में इनके संबंध जो थे वो अच्छे थे, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये आराम से अपने जंगलों में खुश थे और बाहर के लोग बाहर के मैदानी क्षेत्रों में मतलब खुश थे। एक और काम ये करते थे, दो कर याद रखना आप। एक तो ये कर लिया करते थे बोलाई, ये जो जनजाति होती थी वो या भील जो होते थे वो अपने क्षेत्र से होकर गुजरने के लिए या व्यापारियों से जो कर लेते थे वो कर कौन सा होता था? बोलाई। ठीक है ना। जैसे जंगलों से होकर कोई व्यापारी गुजरेंगे तो उनको गारंटी देते थे, बोले तुम्हें कोई नहीं लूटेगा। ठीक है ना। तो वो जो कर होता था वो कौन सा होता था? बोलाई होता था। एक ये गांव वालों से क्या रहते थे? रखवाली। गांव वाले जो होते थे, जैसे मान लो कोई पहाड़ है, वन है, जंगल है, उसके पास में कोई गांव वाले हैं, तो उन गांव वालों से कौन सा टैक्स लेते थे? रखवाली लेते थे। कुल मिला के ये सब खुश थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। बोलाई कर ले रहे थे, रखवाली ले रहे थे, इधर जंगलों में रह रहे थे, कोई समस्या इनको नहीं थी। समस्या कब हुई? जब अंग्रेज आ गए। ठीक। और आपको ये भी पता है 1818 में हमारे अधिकांश राजाओं ने किसके साथ में सहायक संधि कर ली थी? अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों के साथ में जब सहायक संधि हो गई, अब समस्या आना शुरू हो गई। अंग्रेजों ने न केवल मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पहाड़ी और वनीय जो क्षेत्र थे उनमें भी अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। और अंग्रेज ये चाहते थे कि ये जो वनीय क्षेत्र वनों में रहने वाले जो लोग हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो भी किसके अंडर होने चाहिए? अंग्रेजों के अंडर में होने चाहिए। दूसरी चीज देखो, वन संपदा किसको चाहिए थी? अंग्रेजों को चाहिए थी। इसी प्रकार से ये जो वनों में रहने वाले जो लोग थे वो इतने शिक्षित नहीं थे, इतने ये जागरूक भी नहीं थे। तो अंग्रेजों को ये लगता था कि इन लोगों को आसानी से हम क्या बना सकते हैं? ईसाई बना सकते हैं, क्योंकि उनका एक उद्देश्य क्या भी था? भारत का ईसाईकरण करना। भारत का क्या करना? ईसाईकरण करना। और उनको पता था कि आसानी से ईसाई किसको बना सकते हैं? इन जनजातियों को बना सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या समाज की मुख्य धारा से जो जुड़े हुए नहीं हैं। अब इन्होंने जब यहां पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने कानून बनाना शुरू कर दिया कि साहब आप वनों की जो संपदा है उस पर आप अधिकार नहीं कर सकते। वनों की संपदा पर टैक्स कौन लेंगे? अंग्रेज लेंगे। इनके ऊपर कुछ और कानून लागू कर दिए, जैसे ये बोलाई नहीं ले सकते, ये क्या नहीं ले सकते? रखवाली नहीं ले सकते। इनके जो मुखिया होते थे गमेती, इनके मुखियाओं को क्या बोलते थे? गमेती। तो इनकी खुद की पंचायतें होती थी, ये न्याय व्याय का कार्य खुद करते थे। बोले ऐसा भी नहीं होगा, अब तुम्हें कहाँ आना होगा? ब्रिटिश न्यायालयों में आना पड़ेगा। ठीक है ना। न्याय के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा? ब्रिटिश न्यायालय में आना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। भील इसके विरोध में आ गए थे, क्योंकि जनजातियों में हम सबसे पहली बात किसकी करेंगे? भीलों की। तो अब भील इन सारे नियमों के किस में आ गए थे? विरोध में आ गए थे। और आपको मैंने बताया था 1841 में भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए एक सेना बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? मेवाड़ भील कोर। उसका गठन हुआ था 1841 में। और उस सेना का जो मुख्यालय था वो कहाँ रखा गया था? मुख्यालय मेवाड़ भील कोर का जो हेडक्वार्टर था उदयपुर। उदयपुर में कौन सी जगह? खेरवाड़ा या नीमच? कंफर्म हो? देखो पूरे के पूरे नंबर कटकर उतने और कट जाएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ। खेरवाड़ा, खेरवाड़ा ही था ना। तो वो किसको नियंत्रण में रखने के लिए बनाई गई थी? भीलों को। किसको?
बेलों को नियंत्रण में रखने के लिए बनाई गई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो समस्याएं तो शुरू हो गई थी ना इनके साथ में भी। आराम से जंगल में रहते थे ये लोग, कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करता था। थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे तो कौन देते थे इनको? व्यापारी भी देते थे, बोलाई कर। गांव वाले कौन सा कर देते थे इनको? रखवाली कर। और इनको ज़्यादा चाहिए भी नहीं था, इनको केवल इतना ही चाहिए था कि इनके खर्चे पानी चलते रहे, मोबाइल का रिचार्ज होता रहे, और कोई ज़्यादा खर्चे इनके थे नहीं। ठीक है ना? और शुद्ध वातावरण में ये लोग रहते थे और बहुत ज़्यादा खर्चे इन लोगों के होते नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने आकर इनके जीवन को आमूलचूल परिवर्तन जिन्होंने कर दिया वो कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है ना? और अंग्रेजों के कुछ स्वार्थ थे, और इस कारण से किसने आंदोलन कर दिया? भीलों ने आंदोलन कर दिया। तो लिखे आप सबसे पहले भील जनजाति का आंदोलन। जनजाति आंदोलन में सबसे पहले लिखो भील। भील, ये तो आप याद रख लेना, ये वाली बातें तो, अरे याद रख लोगे ना, ये तो समझ गए ना? ये केवल आपको समझाने के लिए बताई गई है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मैं आपको ये कहूँ, वो आदमी लड़ाई कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, अब आपको पता ही नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, तो आगे जो घटनाएं होंगी वो पीछे से रिलेवेंट होती हैं। आज हम जो है उसका कारण कहीं ना कहीं पीछे है, पीछे है ना कुछ तो। भाई हमने जन्म लिया तब यहाँ पर है, पीछे की घटना उत्तरदायी है कि नहीं है? ठीक है ना? तो हर घटना के पीछे इतिहास का मतलब ये नहीं है कि, हालांकि अपने राजस्थान में ये होता है कि आप लोग जो आरपीएससी जो एग्जाम लेती है ज़्यादातर वो फैक्ट पे आधारित होते हैं, लेकिन फैक्ट के पीछे की कहानी आपको समझ में आ जाती है तो उन फैक्ट को याद करना आसान हो जाता है। ये इसका फायदा होता है। तो लिखो भील, है ना? वैसे सबसे ज्यादा जनजाति जो राजस्थान में पाई जाती है वो कौन सी है? मीणा। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? मीणा। फिर उसके बाद में भील, और फिर तीसरे नंबर पर गरासिया। तो सबसे ज्यादा तो अपने मीणा है। ठीक है ना? बाद में अभी कुछ दिन पहले विवाद भी चला था, बोले मीणा और मीना अलग अलग है। जो पहाड़ों में रहते थे वो कौन है? मीणा। और ये जो मीणा है वो खेती करने वाले लोग थे, जबकि हमने जनजाति किसको बताया है? जो पहाड़ों में या जंगलों में रहते हैं। तो एसटी में तो शामिल कौन होने चाहिए? जो जंगलों में रहते हैं। स्पेशली ढूंढाड़ की मीणाओं को, इनको लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था वो। ठीक, लिखे आप। कर्नल टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। कर्नल टोड ने भीलों को क्या बोला है? वन पुत्र। अब ये व्हील शब्द से बना है जिसका मतलब धनुष बाण होते हैं, वो आपको जनजातियों में बात करेंगे सारी ओर। समझ गए ना? आप इतना सा ध्यान रखो, कर्नल टोड ने भीलों को क्या बोला है? वन पुत्र कहा है। लिख लिया? अब इनके मुख्य नेता लिखो। ये देखो दो आंदोलन चलेंगे इसमें, एक मिनट रुकना। भीलों के हम दो आंदोलन पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो भगत आंदोलन, और एक कौन सा पढ़ेंगे? एक ही आंदोलन। दूसरा एक ही आंदोलन होगा भाई, ठीक है ना? ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलेगा, और इसके दो नेता होंगे। मुख्य कौन होंगे? गोविंद गिरी, गोविंद गुरु भी आप कह सकते हो, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। और इनके एक शिष्य भी थे, सुरजी भगत। तो दो मुख्य नेता है। बाकी मुख्य नेताओं, वैसे तो सबसे मुख्य नेता एक ही है इसका, तो आप लिखो भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। अरे समझ रहे हो ना? थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा रहा हूं, समझा पूरा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके मुख्य नेता लिखो भाई। नेता एक तो कौन? गोविंद गिरी, या गुरु भी लिख सकते हो। मुख्य नेता वैसे यही थे, ठीक है ना? कौन थे? गोविंद गुरु। इनके एक सहयोगी थे बस, जिनका नाम क्या था? सुरजी भगत। कौन था? सुरजी भगत। हाँ, सुरजी भगत। लिख लिया? अब
इनका तो बस नाम ध्यान रख लेना कि भगत आंदोलन में गोविंद गुरु के सहयोगी कौन थे, तो सूर्य भगत भी थे। ये जो गोविंद गिरी है, इनका जो जन्म हुआ, ये जन्म कब हुआ था? 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। एक गांव था बसिया या बासिया, इसका नाम आपको क्या भी मिलता है? बेड़सा। कौन सा गांव भी मिलता है? बेड़सा गांव भी मिलता है। डूंगरपुर में कौन सा गांव था? बसिया, बासिया या बेड़सा गांव, ठीक है ना। तो यहां इनका जन्म हुआ था। लिखो, जन्म 1858, बसिया या बेड़सा गांव, लिख लिया। इनकी जाति क्या थी भाई, ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लेना आप। इनकी जो जाति थी वो क्या थी? जाति क्या थी इनकी? भील। अच्छा, ऑप्शन दो, भील, मीणा, ग्रासिया, बंजारा, कौन थे? क्या था भाई? फिर से दो ऑप्शन, भील, मीणा और कौन सा बताया था? ग्रासिया और बंजारा। बताओ क्या जाति थी? लिखो, बंजारा। इसलिए इंपॉर्टेंट थी ये, क्योंकि आपके दिमाग में ये आई थी भील होंगे, है ना। और ऐसा होता भी, वास्तव में ऐसा ही होता है। आप लोग को ये पता हो कि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? भीलों के लिए आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। इनके गुरु का नाम भी लिखो आप। कोटा बूंदी अखाड़े के थे। जाति तो हो गई इनकी बंजारा। इनके जो गुरु थे वो थे राजगिरी, जो कोटा बूंदी अखाड़े के महंत हुआ करते थे वैसे, है ना। गोविंद गिरी, राजगिरी, ये गुरु को शायद गिरी बोलते थे, है ना। लिख लिया। अब इन्होंने ये जो थे, एक लाइन और लिखिए आप। ये आर्य समाज किसने चलाया था? अपने एक आर्य समाज चला था ना, जो किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। तो लिखो, स्वामी दयानंद सरस्वती से भी प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती से भी प्रभावित थे। लिख लिया। किससे भी प्रभावित थे ये? अच्छा, इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का एक आंदोलन बड़ा जोरदार था, शुद्धि आंदोलन। आपने नाम सुना हो तो? कौन सा आंदोलन था? शुद्धि आंदोलन। आर्य समाज जो इन्होंने स्थापित किया था, आर्य समाज का एक आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। और शुद्धि आंदोलन में क्या होता था? जो हिंदू पहले किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, उनको वापस यज्ञ के द्वारा शुद्धि करके उनकी किस में लाया जा रहा था? हिंदू धर्म में शामिल किया जा रहा था। यह आंदोलन कौन सा था? शुद्धि आंदोलन था। लगभग ऐसा ही आंदोलन गोविंद गिरी का कौन सा था? भगत आंदोलन था, ठीक है ना। भीलों को भी कुछ लोगों ने, जैसे अंग्रेजों ने ईसाई बना दिया था, या भील जो थे वो किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने का कार्य किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। यानी आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भीलों में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? वो किसने चलाया है? गोविंद गिरी ने। और वैसे शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। क्लियर ये चीज? अब देखिए आप, अब इन्होंने भीलों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उसके लिए पहले उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी 1883 में, ठीक है ना। 1883 में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। वो कौन सी थी? संप सभा। इनकी दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो संप सभा और एक हम लोग पढ़ेंगे कौन सी?
अपने भगत पंथ जो था उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। इसकी ये जो संप सभा की स्थापना है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब आती है श्री कृष्ण गोपाल हुकुमचंद जैन साहब की। और हुकुमचंद जैन साहब मैं ये मानता हूँ कि बड़े जोरदार राइटर हैं, ठीक है ना भाई। इतिहास के मामले में राजस्थान में किसी का नाम वर्तमान में अगर चलता है तो एक तो गोपीनाथ शर्मा का नाम तो चलता ही चलता है, और साथ में बहुत अच्छा नाम जिनका चलता है वो कौन है? हुकुमचंद जैन साहब, ठीक है ना। तो हुकुमचंद जैन साहब की एक किताब है, उसमें 1905 लिखा हुआ है। उसमें कितना लिखा हुआ है? 1905 या 1903 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना ये कितना है? 1883 है। सन कितनी है इसकी? 1883। किसकी स्थापना की उन्होंने? संप सभा की। संप सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? भीलों को संगठित करना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? किसको संगठित करना? भीलों को संगठित करना। और ये मान के चलो कि जितने भी अत्याचार इनके ऊपर हो रहे थे उन सबसे तभी पीछा छुड़ाया जा सकता था जब क्या हो? भील संगठित हो। तो भीलों को संगठित करने के लिए कौन सी मतलब सभा का गठन किया उन्होंने? संप सभा का, ठीक है ना। तो लिखो आप अगली लाइन, भीलों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की। भीलों को संगठित करने के लिए कौन सी सभा? संप सभा की स्थापना की। लिख लिया? अब ये जो संप सभा थी इसके अधिवेशन जो थे, इसके जो अधिवेशन थे, वैसे अधिवेशन पहला अधिवेशन बुलाया गया इसका 1903 में। और कहां पर बुलाया गया था? कहां पर? मानगढ़ की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ की पहाड़ी। और 1903 के बाद में जो जितने भी इनके अधिवेशन होते थे वो किस पर होते थे? मानगढ़ की पहाड़ी पर ही होते थे, ठीक। लिखे आप, संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903। और डैश करके लिख दो किस पर हुआ? मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। लिख लिया? अब एक चीज और लिखिए आप, भीलों में आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लिखो भीलों में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोविंद गिरी ने भगत पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? भगत पंथ चलाया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सा पंथ चलाया गया? भगत पंथ। तथा बेड़सा गांव में, बेड़सा या बसिया बताया था ना अभी मैंने आपको, तो बेड़सा गांव में धूनी एवं निशान स्थापित किए। धूनी एवं निशान स्थापित किए। धूनी जानते हो क्या? यज्ञ नहीं होता क्या? यज्ञ का वो जो कुंड होता है ना ऐसा, तो वो धूनी। और निशान, इनका एक सफेद झंडा होता था। इनका जो चिन्ह होता था वो क्या होता था? सफेद झंडा। तो अब उन्होंने ये बोल दिया, बोले आप लोग जो बेकार की प्रथाएं मानते हो, डाकन प्रथा इनमें होती थी भीलों के अंदर, या और भी बेकार की प्रथाएं जो होती थी, आज भी होती है। देखो आप लोग, अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, न्यूज़ में मैंने देखा है, शायद डूंगरपुर की घटना थी या चित्तौड़ की घटना थी, कि एक महिला जिसको डाकन माना गया, ऊपर पहाड़ी पर मंदिर था, वहाँ से उसको घसीटते हुए नीचे लाया गया था गाँव वालों ने, और नीचे आते आते उसका क्या हो गई थी? मतलब मृत्यु हो गई थी। तो आज भी ये चीज़ इनमें चलती है, और हम लोग तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं। तो इन बेकार की प्रथाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने बोल दिया, बोले तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब अंधविश्वासों को मानने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई दिक्कत हो धूनी पे आओ, यहाँ दोग लगाओ,
ठीक है ना, और चले जाओ, यहीं से आपके काम होते रहेंगे। तो उन्होंने क्या स्थापित की, धूनी स्थापित की, समझ गए ना। और साथ में क्या था, निशान, और निशान के रूप में क्या होता था उनका, सफेद झंडा होता था उनका, समझ गए। तो ये काम उन्होंने किए हैं उनकी आध्यात्मिक, या हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक उन्नति के लिए उन्होंने कौन सा काम किया, एक तो भगत पंथ चलाया, और बेरसा गांव में किसकी स्थापना की थी उन्होंने, धूनी और निशान की स्थापना की थी। ठीक, अब हमें मतलब इस संप सभा से है। संप सभा के अधिवेशन जो चल रहे थे वो कहां पर चल रहे थे, हर साल मानगढ़ की पहाड़ी पर चलते थे। गोविंदगिरी भीलों को जागरूक करते जा रहे थे। भील शराब भी खूब पीते थे, अंधविश्वास इनमें होते थे, ठीक है ना, और इसी कारण से इनका शोषण भी हो रहा था कहीं ना कहीं। तो गोविंदगिरी का इतना प्रभाव था कि गोविंदगिरी के कहने पर भीलों ने शराब पीना बंद कर दिया। अब आपको पता है रेवेन्यू जो आता था अंग्रेजों का भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू किससे भी आता था, उनको किससे भी मिलता था, महुआ की शराब को तो उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था। और अब जब भील शराब पी रहे हैं तो अंग्रेजी शराब पी रहे हैं, ब्रिटिश लोगों की शराब पी रहे हैं, तो उससे रेवेन्यू कलेक्शन किसका होता था, ब्रिटिश लोगों का होता था, मतलब ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू मिलता था। जैसे वर्तमान में भी आपने देखा होगा, अपने यहाँ पर कोविड में भी सबसे पहले कोई चीज़ खुली थी तो वो क्या खुली थी, शराब की दुकान खुली थी। और देखा था आप लोगों ने, दिल्ली में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की लाइन लग गई थी उसके लिए, ठीक है ना। और आप भी समझ सकते हो, जिस देश में शराब की दुकान खुलना इतना जरूरी हो और जहां शिक्षा की कोई बात ही नहीं करे, वो देश कितना तरक्की कर रहा होगा, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। आज दिन तक एक भी नेता से ये नहीं सुना कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या करें। बच्चे दो साल से या 1-1.5 साल से बेचारे परेशान हैं, ये मान के चलो, लेकिन कोई नीति नहीं बना रहा है। नीति किस पर बन रही है, शराब की दुकानें कैसी खोली जाए, शराब की दुकान से कैसे रेवेन्यू आए, है ना, पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स हो, शायद यही सारी चीजें चल रही हैं। कोई जो है रिश्तेदारों को नौकरी लगा रहा है कि नहीं है, यही चल रहा है ना, ठीक है ना। तो देश में, जिस देश में सबसे पहले उस समय मुझे खुद को ताजुब हुई, बोले उसका तर्क भी क्या दिया गया, बोले एक तो रेवेन्यू का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में कई लोग डिप्रेशन में और जा रहे हैं, बताओ, ठीक है ना, डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उनको क्या पिलाओ, दारू पिलाओ। ये सब बहाने थे, कुल मिला के सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन में जो था नुकसान हो रहा था, और इसलिए उन्होंने किसकी दुकानें शुरू की, सबसे पहले शराब की दुकानें शुरू की थी। तो आप भी देख लो, आज कोरोना में दुकानें खुलती हो तो वहां भी लोग गोविंद गुरु के प्रभाव में आकर यदि शराब नहीं पीते हैं तो अंग्रेज भी कितने तिल मिलाए होंगे, अरे डर तो होगा ना। तो अब उनको ये लगने लगा था, बोले यार गोविंदगिरी जो है वो ज्यादा ही दादागिरी कर रहे हैं, ठीक है ना। गोविंदगिरी के कारण भीलों में जागृति आती जा रही थी, भील बेगार देना बंद कर रहे थे। इन्होंने 33 मांगे भी रखी थी एक बार 1908 के आसपास, लेकिन हालांकि उनको माना नहीं गया था। तो जागृति आती जा रही थी, वो बेगार नहीं दे रहे थे, वो शराब पीना उन्होंने बंद कर दी थी, ठीक है ना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे, लगान वगान का वो विरोध कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं ये योजना बनने लगी कि किसको पकड़ा जाए, गोविंदगिरी को पकड़ा जाए। आपको पता है कोई ना कोई आरोप तो लगाया जाएगा ना, राजनीति में आरोप लगाते ही। अब 1913 में क्या था कि इनका जो अधिवेशन चल रहा था वो मानगढ़ की पहाड़ी पर चल रहा था 1913, और कौन से महीने में, नवंबर 1913 में इनका सम्मेलन कहां पर चल रहा था, मानगढ़ की पहाड़ी पर चल रहा था। जब मानगढ़ की पहाड़ी पर यह चल रहा था तो देखो आसपास के जो राज्य थे, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, गुजरात का इडर है, गुजरात में सूत राज्य होता था उस समय, एक गुजरात में विजयनगर राज्य होता था, अपने सिरोही राज्य जो होता था, ठीक है ना। और इसी तरह से मेवाड़ के आसपास का जो क्षेत्र था, कोटा बूंदी जो क्षेत्र होता था, वहां तक भी, मालवा तक इनका प्रभाव होता था। तो अब ये जो मानगढ़ की पहाड़ी पर जब मीटिंग चल रही थी तो भील जो है, भील हथियार लेकर मानगढ़ की पहाड़ी पर जा रहे थे। किसी ने बोला भाई कहां जा रहे हैं, या हो सकता है अफवाह भी हो सकती है। तो ये बताया गया कि आसपास के जो राज्य हैं, विजयनगर है, सूत राज्य हैं। अरे हाँ जी, क्या हो गया, क्या समस्या हुई, उनको उठा के लाओगे क्या, वो आ जाएंगे जिनको आना है। इसीलिए तो मैंने कहा क्या, भारत का आदमी इसीलिए सक्सेस नहीं है,
लिखो, गैर जरूरी चीज़ों की ओर उसका ध्यान ज़्यादा होता है और मतलब जो जरूरी चीज़ें होती है उनकी ओर उसका ध्यान कभी होता नहीं है। समझ रहे ना आप? हमारी आदत बताऊं क्या है कि हम, अच्छा आप यहाँ काय के लिए आए थे? काय के लिए आए हो मुझे ये तो बताओ? पढ़ने के लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए हो ना? उधर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको मैं तो आराम से देख सकता हूं, मैं ध्यान नहीं देता उधर। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो फिर? है ना, बेटा वो पढ़ लो, नहीं तो आते जाते कोई देखोगे, है ना। तो नवंबर में मानगढ़ की पहाड़ी पर भीलों का यहां सम्मेलन चल रहा था। जब यहां सम्मेलन चल रहा था तो अफवाह ये फैली, 2 पुलिस वालों को भेजा गया, बोले जाकर देख क्या हो रहा है वहां। क्योंकि अफवाह क्या थी कि भील जो है वो हथियारों के साथ में आए हैं, ईडर राज्य है, सूत राज्य है, उसके ऊपर आक्रमण कौन करेंगे? भील करेंगे, और इन राज्यों को वो क्या बनाएंगे? भील राज्य में कन्वर्ट करेंगे। अब राजाओं की चिंता हो गई, 2 पुलिस वालों को भेजा साहब देखने के लिए, भाई जाओ और देख के आओ। उन पुलिस वालों में से एक को तो वहीं पर बलि चढ़ा दी उन्होंने, एक तो वहीं मर गया, और एक की इतनी ठुकाई की कि पर वो बच गया था। देखो वो वापस आया तो उसको पूछा, रे बोले ये हालत कहाँ क्या हो गई, एक जना कहाँ रह गया? बोले एक जना तो गया ऊपर, मैं कैसे जैसे जान छुड़ा कर आया हूँ, ठीक है ना। बोले चल क्या रहा है? बोले खूब सारे भील इकट्ठे हैं, उनके पास में हथियार हैं और वहां उनका सम्मेलन चल रहा है। घटना है 17 नवंबर के दिन की, क्योंकि कब चल रहा है ये? नवंबर में। तो 17 नवंबर के दिन मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया गया और भीलों का ये जो सम्मेलन चल रहा था इसके ऊपर क्या किया गया? गोलियां बरसाई गई, जिसमें ये कहते हैं लगभग कितने भील मारे गए थे? 1500 भील मारे गए थे। 1500 भील उस समय शहीद हो गए थे, ठीक है ना। तो ये जो हत्याकांड था वो कौन सा कहलाता है? मानगढ़ हत्याकांड। लिखे आप, मानगढ़ हत्याकांड, है ना। हाँ वो लिख लिया, उसको रहने दो, क्या दिक्कत है। मानगढ़ हत्याकांड, हाँ पॉइंट लिख लो बस। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ ये? 17 नवंबर 1913 को। लिख लिया, और इसमें लिखें मानगढ़ की पहाड़ी पर चल रहे भीलों के सम्मेलन पर गोलियां चलाई गई। घेर कर चलाई गई थी। लिखवाऊं क्या? कहीं तुम सोचो सर ये तो नहीं लिखवाया। बोले घेर के चलाई गई थी। आपको ये कभी नहीं पूछेंगे बोले घेर के चलाई थी या एक तरफ से चलाई थी, समझ गए ना। तो क्या चलाई गई? गोलियां चलाई गई, और उसमें कितने भील शहीद हो गए थे? 1500 भील। लिखो, जिसमें 1500 भील शहीद हो गए थे। है ना, कितने हो गए साहब शहीद? 1500 भील यहां पर शहीद हो गए थे। ठीक, ये जो घटना है इसको राजस्थान का दूसरा मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, है ना। यानी इसकी भी तुलना किससे की जाती है? जलियांवाला बाग से। अच्छा आप एक चीज देखो, ये तो कब हुआ है? 1913 में। ये कब हुआ है? 1913 में हुआ है। जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में। वैसे देखा जाए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को क्या बोलना चाहिए? मानगढ़ हत्याकांड। अरे इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना किससे होनी चाहिए? मानगढ़ हत्याकांड से। लेकिन हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हत्याकांड था इतिहास के पन्नों में इतना ज्यादा नहीं था, ये चर्चित नहीं था। बाद में कई लोगों ने प्रयास किए, रिसर्च किया, तब पता चला कि वास्तव में कितने भील यहां पर मारे गए थे। 1500 भील मारे गए थे। तो इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। लिख लो चाहिए, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है।
राजस्थान का जलियांवाला बाग किसको बोला गया है? मानगढ़ हत्याकांड को। लिख लिया ना? अब ये हत्याकांड हुआ, गोविंद गिरी जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल में डाल दिया गया। 1920 के आसपास गोविंद गिरी को छोड़ दिया गया था क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा था और इस प्रकार से उनका ये जो भगत आंदोलन था वो क्या हो गया था, धीरे धीरे समाप्त हो गया था। वर्तमान में भी यहाँ मानगढ़ की पहाड़ी जो है उसके ऊपर मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है, शहीदों की याद में मेला लगता है। ठीक है ना? कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लगता है। तो ये लाइन लिख लीजिए आप, मानगढ़ की पहाड़ी पर, मानगढ़ की पहाड़ी पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष लिखो। हिंदी महीने नहीं जानते हो क्या? सही है? मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को शहीदों की याद में लिखवा दिया था क्या? शहीदों की याद में मेला लगता है। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया? भगत आंदोलन। मार्गशीर्ष लिखते हैं या मार्गशीर्ष लिखते हैं? मार्गशीर्ष होता होगा, मार्ग, मार्ग ही होता है ना। बाकी और कंफर्म कर लेना आप लोग। अब नेक्स्ट आप लिखो, दूसरा आंदोलन बिलों में चला, वो कौन सा था? ऐक्य आंदोलन। कौन सा आंदोलन होगा? ऐक्य आंदोलन। लिख लिया? ऐक्य आंदोलन जो चला था ये किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत। अच्छा, मोतीलाल तेजावत की जाति क्या थी? अब बताओ। चलो फिर ऑप्शन देता हूं, भील, मीणा, बंजारा, बाणिया। मीणा। कौन थे भाई? बनिया थे ये। ठीक है ना? ये कौन थे? दोनों की जाति ध्यान रखना भाई। तो मोतीलाल तेजावत जो थे, इनका जन्म जो हुआ था 1887 में। उदयपुर में एक गांव था, कोलियारी गांव। गांव कौन सा है? कोलियारी या कोलियारी। इस गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो जाति थी, जाति कौन सी थी भाई? ओसवाल। ओसवाल सोप आता है ना? ओसवाल जाति बनियों की जाति होती है। जैन बनिए जो होते हैं वो कौन होते हैं? ओसवाल। आप पता रखना, ओसवाल का पता चला ना क्या मतलब है उसका। कईयों को पता ही नहीं होगा। आप कई तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे, बोले आज पता चला। ओसवाल का जो ब्रांड नेम है वो एक जाति के नाम पर है। ठीक है ना? तो कौन सा सोप? ओसवाल सोप। ओसवाल जाति किसकी थी? मोतीलाल तेजावत की थी। ये जो थे बाद में नौकरी लग गए थे, सुपरवाइजर बन गए थे ये भी। और इनकी जो नौकरी थी वो कौन से ठिकाने में थी? झाड़ोल। झाड़ोल कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो झाड़ोल जो ठिकाना है इसमें कामदार के पद पर नौकरी करते थे। ये भी लिखे आप। मोतीलाल तेजावत, जन्म 1887, कहाँ पर हुआ था? कोलियारी गांव। जाति क्या है इनकी? ओसवाल। लिखो, झाड़ोल ठिकाने में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद पर थे। ठीक है ना? किस पद पर थे ये? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पद पर थे। समझ गए? तो झाड़ोल ठिकाने में
आप तो ये मान के चलो क्या कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। अच्छा, नौकरी करने वालों में आपको पहले और भी बताए होंगे, अर्जुन लाल सेठी भी कुछ इसी तरह के थे जो चोमू में नौकरी करते थे, है ना। तो ये कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, झाड़ोल में। अब ये जो है मोतीलाल तेजावत को जब भीलों के बारे में पता चला, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में पता चला, तो इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर भीलों में एकता स्थापित करने के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन चलाया था। 1921 से ये आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। और जो जगह जहां से मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है, मात्र कुंडलिया से। और ये मात्र कुंडलिया जो है, मात्र कुंडलिया कहां पर है, चित्तौड़ में है। अच्छा, मात्र कुंडलिया को क्या भी बोलते हैं, राजस्थान का हरिद्वार, इसको क्या भी बोलते हैं, राजस्थान का हरिद्वार भी बोलते हैं इसको। तो ये राजस्थान का हरिद्वार है। यहां पर भी मेला लगता है, कब लगता है, कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को। कब लगता है, आपको पता है क्या वैशाख पूर्णिमा कौन सी है, अबूत सावा होता है ये, कौन सी, पीपल पुनी, जानते हो नहीं जानते हो, ये वही पीपल पुनी है, ठीक है ना। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। तो लिखो ये 1921 में 1921 में भीलों में एकता स्थापित करने के लिए, भीलों में एकता स्थापित करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने किस आंदोलन की शुरुआत की, एक ही आंदोलन की शुरुआत की, एक ही आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है ना। अच्छा, कुछ किताबों में आप ये भी पढ़ लोगे कि इस आंदोलन की शुरुआत कब से हुई है, वैशाख पूर्णिमा से, है ना। तो ये दोनों चीज लिख लेना आप। मात्र कुंडलिया क्या बोलते हैं, राजस्थान का हरिद्वार। और यहाँ मेला कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है, लिख लिया ना। अब यहां से ये आंदोलन चल गया, शुरू हो गया। और जब ये आंदोलन चल रहा था तो अब भील, वही बात है, भीलों को अब संगठित करने का काम कौन कर रहा है, मोतीलाल तेजावत कर रहे हैं। और मोतीलाल तेजावत भी वही, हालांकि देखो मोतीलाल तेजावत का आंदोलन और जो पहले अपने गोविंद गुरु का जो चल रहा था, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप कभी भी ये मत समझना, जैसे हमने किसान आंदोलन पढ़े थे, बिजोलिया किसान आंदोलन, शुरू के अंदर उसमें साधु सीताराम दास है, फतेहकरण चारण है, ब्रह्मदेव है, वो नेता थे। बाद में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा उससे जुड़ गए। तो वो एक क्रम के बाद में अगला क्रम शुरू हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। ये जो मोतीलाल तेजावत जो आंदोलन कर रहे हैं या भीलों में जो आंदोलन चला रहे हैं, इसका कोई लिंक किससे नहीं है, जो गोविंद गुरु ने चलाया था भगत आंदोलन, उससे कोई लिंक इसका नहीं है। समझ गए ना। बस इतना सा मान के चलो कि ये भी भीलों को संगठित कर रहे हैं। अच्छा, वो वाला जो आंदोलन था गुरु गोविंद का या गोविंद गिरी का जो आंदोलन था, वो वागड़ क्षेत्र के आसपास ज्यादा हमने नाम लिए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है ना, इडर, सूत राज्य, विजयनगर राज्य गुजरात के। ये वाला जो आंदोलन है वो खास तौर से मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र से संबंधित है ये, ठीक है ना। जैसे उदयपुर कहाँ पर है, मेवाड़ में था, अरे उदयपुर मेवाड़ में था ना, तो उदयपुर के आसपास से ये शुरू हो रहा है, यानी मेवाड़ से इसकी ज्यादा लिंक है, यानी क्षेत्र में भी इसमें अंतर है। बाद में हालांकि धीरे धीरे सारे भील किससे जुड़ गए थे, एक ही आंदोलन से जुड़ गए थे, वो अलग बात है, और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है क्या ये चीज। अब भीलों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इससे पहले देखो 1921 में ये घटना और घटी थी कि 1921 में मोतीलाल तेजावत जो थे लगभग 7-8 हजार भीलों को लेकर
पिछोला सागर की पाल पर जाकर इकट्ठे हो गए, और वहां पर जब इकट्ठे हो गए तो महाराणा के सामने इन्होंने अपनी 21 मांगे रखी थी। कितनी मांगे रखी थी? 21 मांगे। कितनी थी इनकी? 21 मांगे इन्होंने रखी थी। और ये जो 21 मांगे रखी थी इनको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की पुकार। इन मांगों को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की पुकार बोलते हैं। महाराणा ने ये जो 21 मांगे थी, इन 21 मांगों में से कितनी मांगे मान ली थी? 18। कितनी मांगे मान ली? 18। और कितनी मांगे नहीं मानी भाई? 3 नहीं मानी। वो 3 किससे संबंधित थी? एक तो इनकी डिमांड ये थी कि वन संपदा पर इनका अधिकार होगा। वन संपदा पर पूरा का पूरा अधिकार किसका होगा? भीलों का होगा या ग्रासियों का होगा। ग्रासिया भी इनके साथ में थे। एक इन्होंने बोल दिया साहब हम क्या नहीं देंगे? बेगार नहीं देंगे। बिल क्या नहीं देंगे भाई? बेगार नहीं देंगे। और एक तीसरी डिमांड जो थी, वो तीसरी डिमांड थी इनकी सूरों से संबंधित। बोले इन सूरों को या तो तुम मार दो या हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटाओ। हम किसको मारेंगे? सूरों को मारेंगे। हमारी फसल क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। तो इसलिए 1921 में मात्र कुंडलिया से इसकी शुरुआत हुई। 7-8 हजार भीलों को लेकर मोतीलाल तेजावत किसके पास में गए? महाराणा के पास में गए। महाराणा के सामने कितनी मांगे रखी? 21 मांगे रखी। इन मांगों को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की पुकार। महाराणा ने कितनी मान ली? इनमें से 18। कितनी नहीं मानी थी? 3। जो नहीं मानी थी वो कौन कौन सी है? एक तो वन संपदा पर जो अधिकार है वो भीलों का होगा, इसको नहीं माना उन्होंने। बेगार नहीं देंगे, उसको नहीं माना। और एक सूरों के मारने की जो बात थी उसको भी किसने नहीं माना था? महाराणा ने नहीं माना था। 18 मानने के बाद में भी 3 नहीं मानी गई। इसलिए किसानों, ये जो भील जो थे, ये आंदोलन क्या होता रहा? लगातार चलता रहा। ठीक है ना? समझ गए? और वो कौन सा था? एक की आंदोलन। यही था ना? एक की आंदोलन नहीं पढ़ रहे थे? एक की आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत कहाँ के थे? हाँ जी, उदयपुर के कोल्यारी के। कहाँ पर नौकरी करते थे? झाड़ोल। ठीक है ना? और इन्होंने जो एक आंदोलन की शुरुआत की थी वो कहां से की थी? मात्र कुंडलिया से। मात्र कुंडलिया को क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार। ठीक है ना? और कब की थी? कब की थी? 1921। तिथि क्या थी उस दिन? वैशाख पूर्णिमा से। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? मात्र कुंडलिया में लगता है ना? फिर उसके बाद में आपसे बात हुई थी कि पिछोला झील पर जाकर रुके। 6-7-8 हजार भीलों को लेकर महाराणा से मिले ये। और महाराणा के सामने कितनी मांगे रखी थी इन्होंने? 21 मांगे रखी थी। और इन्हीं 21 मांगों को क्या बोलते हैं? मेवाड़ की पुकार। ठीक है ना? इन 21 में से महाराणा ने कितनी मानी? 18 मान ली थी भाई। 3 नहीं मानी थी। 3 कौन कौन सी थी? एक तो वन संपदा से संबंधित, एक बेगार से संबंधित, और एक सूरों से संबंधित। अब ये डिमांड क्या थी? ये डिमांड ये थी कि जो वन संपदा है उसके ऊपर पूरा अधिकार किसका होगा? भीलों का होगा। हम बेगार नहीं देंगे। ठीक है ना? और सुअर जो है, जो फसल खराब कर रहे हैं, उनको या तो राज्य मार दे, नहीं तो हमें ये आदेश दें या हमें मारने का अधिकार मिले कि हम किसको मार सके? सुअरों को मार सके। और इन तीनों ही मांगों को क्या नहीं किया गया था? इनको माना ही नहीं गया था। 3 मांग नहीं मानी गई। मोतीलाल तेजावत वापस आए। 7-8 हजार भीलों के सामने उन्होंने कहा कि हमारी सभी मांगे मांग ली है, 18 मांगे मांग ली है, लेकिन कितनी नहीं मांगी है? 3 नहीं मांगी है। जब 18 मांग ली तो 3 के लिए भी हम क्या करते रहेंगे? आंदोलन करते रहेंगे। और पास में ही एक ईडर राज्य होता था। उस ईडर राज्य में एक जगह होती थी नीमड़ा। कौन सी होती थी? नीमड़ा। कुछ जगह पर निमाड़ा लिखा हुआ होता है। इसका कारण मैं बता देता हूं।
इसका जब आप इंग्लिश में नाम लिखोगे तो ये लिखा हुआ होगा। अब इसको नीमड़ा पढ़ लो, निमाड़ा पढ़ लो, निमेड़ा पढ़ लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो पढ़ लेना, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश हमारी वैसे भी ज़्यादा अच्छी होती है ना। ये इंग्लिश में दिक्कत भी रहती है, देखो हमारे हिंदी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। जैसे स्कूल, हरियाणा वाले स्कूल बोलते हैं उसको, ठीक है ना, तो सही भी है, वो तर्क देते हैं, बोले एस से तो सही आएगा, होगा ना। ऐसा है कोई हरियाणा का है या हरियाणा का है क्या? कोई नहीं है। अरे उसमें कोई बुराई नहीं है तो है, उसमें क्या है। तो निमड़ा नामक गांव में एक सभा चल रही थी। सभा चल रही थी 6 मार्च, कुछ किताबों में 7 मार्च भी दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 लिख लूं? अरे 7 लिख लूं क्या? नहीं, कईयों को ये दिक्कत होती है, सर दोनों पूछ ले तो। पूछते हो ना आप? ये बड़ा जोरदार सवाल लगता है मुझे विद्यार्थियों का। बोले सर दोनों ही आ गए तो? मतलब एग्जामिनर को यही काम बचा है कि विवादित तिथि वो आपको डालता रहेगा, देता रहेगा, फिर उस पर ऑब्जेक्शन होगा। अच्छा, इसमें आप लोगों का दोष नहीं होता। जब आपको पढ़ाते हैं ना तो माहौल ही ऐसा बनाते हैं, बोले ये दोनों आ गई तो फिर ये करके आना। मतलब वो खुद ही आरपीएससी का चेयरमैन हो जाता है उस समय, वो तय करेगा भाई कौन सी सही होगी, है कि नहीं है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। 6 मार्च या 7 मार्च दोनों ही मिलते हैं। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में 7 मार्च मिलता है और कुछ किताबों में कितना मिलता है? 6 मार्च। तो 7 मार्च या 6 मार्च 1922 को कहां पर सभा चल रही थी? नीमड़ा नामक जो इडर राज्य में होता था, यहां भीलों की सभा चल रही थी। इस भीलों की सभा पर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था मेजर सटन, ठीक ना। क्या नाम था? मेजर सटन। ये भीलों से सटका हुआ था पहले, और इसने यहां पर क्या चलवाई? गोलियां चलवाई, जिसमें भील मारे गए। लगभग 1200 भील इसमें मारे गए थे। हमने इससे पहले एक और हत्याकांड पढ़ा था भीलों से संबंधित, मानगढ़ पहाड़ी पर। उसमें लगभग कितने बताए गए थे? 1500। और यहां पर लगभग कितने मारे गए? 1200 भील शहीद हुए थे, है ना। तो अब मेजर सटन ने जब गोलियां चलवाई, लगभग 1200 भील शहीद हो गए। ये कहते हैं कि मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगी, लेकिन वो यहां से भागने में कामयाब रहे। और अब ये जो आंदोलन था, ये मान के चलो लगभग क्या हो रहा था? कमजोर पड़ रहा था, है ना। तो बस ये लिखना है अपने को, ये यहां तक लिखवाई दिया था आपको, है ना। अब सीधा ही लिखो आप, नीमड़ा सम्मेलन। हाँ, नीमड़ा सम्मेलन पॉइंट रहेगा, हेडिंग थोड़ी होगी ये। नीमड़ा सम्मेलन कब हुआ है? 6 मार्च या 7 मार्च, एक ही बात है। चाहो तो दोनों लिख लो, चाहो तो एक लिख लो, है ना। 6 या 7 मार्च। कुछ किताबों में 6 मार्च लिखा हुआ होता है, कुछ में कितना लिखा हुआ होता है? 7 मार्च लिखा हुआ होता है ना, 1922 को। अब ये तो पता ही है ना ये किसका सम्मेलन चल रहा है। नहीं, ये भी लिखवाऊं, भीलों का, और उसमें कुछ गरासिए भी शामिल थे का सम्मेलन नीमड़ा गांव में चल रहा था। कुछ लोग पानी पिला रहे थे, कुछ नाश्ता वास्ता दे रहे थे, सारी चीज लिखाऊं? इससे काम चल जाएगा। किसने गोलियां चलवाई? मेजर सटन ने। लिखे आप, भीलों के सम्मेलन पर मेजर सटन। अच्छा, ये कौन था? अंग्रेज अधिकारी था ना। अरे मेजर सटन कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। तो मेजर सटन ने गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां चलाने का आदेश दिया। दे दिया आदेश, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हुए, जिसमें लगभग 1200 भील शहीद हुए, है ना। अब यहां से मोतीलाल तेजावत घायल हो गए थे, घायल होने के बाद में वो यहां से भाग गए थे। अब ये भागते रहे। बाद में 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने गुजरात में एक जगह पड़ती है खेड़ ब्रह्मा। कौन सी जगह? खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया, है ना।
तो ये भी लिख लो, आत्मसमर्पण गलत लिखा है क्या मैंने? सही है, तो लिखिए आप 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजाउत ने गुजरात के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण किया, सरेंडर कर दिया उन्होंने। ठीक, अब यहां पर उनको सजा दे दी गई। सजा देने के बाद उनसे देखो, इनका मामला जो चला था वो चला था महाइंद्राज सभा में। यानी मोतीलाल तेजाउत जो थे, उनका जो मामला था वो कहां पर चला था, वो केस कहां पर चला था? महाइंद्राज सभा में चला था। और महाइंद्राज सभा क्या है? जो मेवाड़ राज्य है, ठीक है ना? कौन सा राज्य? मेवाड़ राज्य। मेवाड़ राज्य का उच्च न्यायालय होता था ये। क्या होता था ये? उच्च न्यायालय, ठीक है ना? जो मेवाड़ राज्य होता था, उस मेवाड़ राज्य में जो उच्च न्यायालय होता था उसको क्या बोलते थे? महाइंद्राज सभा। जो सज्जन सिंह थे उन्होंने इसका गठन किया था। तो महाइंद्राज सभा में इनका मामला चल रहा था। मोतीलाल तेजाउत को यह भी कहा गया कि उनकी सजा माफ कर दी जाएगी, उनको जेल से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन लिखित में वो ये दे कि आगे से वो राज्य के विरुद्ध, यानी उदयपुर यानी मेवाड़ राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेंगे, है ना भाई? उसमें क्या लिखना था उनको? आगे से मोतीलाल तेजाउत राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेंगे, शामिल नहीं होंगे। ये बात लिखकर कौन नहीं दे रहे थे? मोतीलाल तेजाउत लिखकर नहीं दे रहे थे। आप सोचो क्यों नहीं दे रहे होंगे? ये लिखकर देने में कोई जोर आ रहा था? दे देना चाहिए था ना। देखो, इन्होंने कब किया है आत्मसमर्पण? 1929 में, और इनको जेल से रिहा किया जाएगा 1936 में। कब जेल से रिहा करेंगे इनको? 1936 में। अगर ये चाहते तो उसी समय रिहा हो सकते थे। बाद में महात्मा गांधी ने एक व्यक्ति को भेजा था मोतीलाल तेजाउत को समझाने के लिए, उनका नाम था मणिलाल कोठारी। बोले यार आप जाओ मोतीलाल तेजाउत को समझाओ कि आप ये लिख कर दे दो और आप जेल से रिहा हो, अच्छे आदमी हो, और आप जेल में रहोगे अच्छा नहीं रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी आपकी आवश्यकता है, भीलों को भी आवश्यकता है, ठीक है ना? तो उन्होंने लिखकर क्यों नहीं दिया इतने साल? बताओ क्या कारण था? अच्छा, मैं आपसे ये कहूं, आप लिख के मुझे ये दो कि आगे से मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूं, क्या मतलब होगा इसका? आगे से चोरी नहीं करूंगा। मैं आपसे कहूं, क्या मतलब हुआ? आप पहले चोरी करते थे, यही मतलब हुआ ना? यही मतलब हुआ इसका। तो मोतीलाल तेजाउत ये बोलते थे, बोले आगे से क्या नहीं करूंगा, पीछे कौन सा मैंने राज्य के विरुद्ध काम किया है? मैंने तो पहले भी मेवाड़ राज्य के खिलाफ काम नहीं किया, क्योंकि मैं तो भीलों के लिए काम कर रहा था, भीलों में जन जागृति ला रहा था, भीलों के अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा था। मैं कोई राज्य के खिलाफ नहीं था, मेवाड़ राज्य के खिलाफ ना तो मैंने पहले कोई काम किया है, ना आगे कोई काम करूंगा। तो आप ये लिखवाते हो, इसका मतलब तो ये हो गया कि मोतीलाल तेजाउत ने पहले किसके खिलाफ काम किया है? राज्य के खिलाफ, मेवाड़ सरकार के खिलाफ काम किया है। तो इसलिए वो मना करते रहे। और 1936 में महात्मा गांधी ने किसको भेजा था? मणिलाल कोठारी को। मणिलाल कोठारी को भेजा गया कि आप जाइए, उनको समझाइए, बोले लिखकर दे दो और जेल से रिहा हो जाओ। उसके बाद में उन्होंने लिखकर दिया था। और 1936 में किसको रिहा किया गया था? मोतीलाल तेजाउत को रिहा किया गया था। क्लियर है ना ये चीज? तो लिखे आप, ये महाइंद्राज सभा वाला थोड़ी लिखवा दिया, नहीं लिखवाया ना। लिखो, मोतीलाल तेजाउत का मामला, मोतीलाल तेजाउत का मामला
महाइंद्रास सभा, महाइंद्रास सभा में गया। ये महाइंद्रास सभा क्या है इसका पता रखना आप लोग। क्या है ये? मेवाड़ राज्य जो था उसका उच्च न्यायालय था, उसको क्या बोला गया था? महाइंद्रास सभा। लिख लिया? लिख लिया क्या इसको? अब लिखे 1936 में, 1936 में महात्मा गांधी ने मणिलाल कोठारी को मोतीलाल तेजावत को समझाने भेजा। अब क्यों समझाने भेजेंगे पता है, याद रह जाएगा। मोतीलाल तेजावत को समझाने भेजा। अब समझाने क्यों भेजा गया है ये तो याद रहेगा आप लोगों को, रह जाएगा ना ये तो। और फिर लिखें मणिलाल कोठारी के समझाने पर, मणिलाल कोठारी के समझाने पर मोतीलाल तेजावत के लिखित आश्वासन के बाद, मणिलाल कोठारी के समझाने पर मोतीलाल तेजावत के लिखित आश्वासन के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लिख लिया? मणिलाल कोठारी के समझाने पर मोतीलाल तेजावत के द्वारा लिखित आश्वासन देने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। 1936 में उनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया। साहब समझ गए ना यहां तक? कोई दिक्कत है? समझ गए? और ये कौन सा आंदोलन था अपना? भील आंदोलन था। एक और आंदोलन अपने रहता है जनजातीय आंदोलन में, वो कौन सा रहता है? मीणा। थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि आपके जनजातीय भी है, जनजातीय भी है वैसे तो मीणा आंदोलन में ज्यादा नहीं है। दो तीन चीज आपको याद रखनी है। एक तो मीणाओं ने आंदोलन क्यों किया, देखो ये बड़ी बात है। आपको पता है तो ढूंढार इसके आसपास का राज्य पहले किसका होता था? मीणाओं का होता था। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, जब आमेर आपको मैंने पढ़ाया था उस समय बताया भी था कि आमेर में कछवा वंश के संस्थापक कौन थे? दुलेराय। और उन्होंने दौसा के आसपास की मीणाओं को पराजित करके पहले वहां पर राज्य की स्थापना की थी। फिर बाद में उन्होंने जमुआ रामगढ़ में मीणाओं को इनको पराजित किया था, ठीक है ना। फिर वहां पर उनका अधिकार हो गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने आमेर, फिर बाद में लास्ट में जयपुर उनकी राजधानी रही थी। तो यहाँ आसपास के क्षेत्र में पहले किसका शासन होता था? मीणाओं का होता था। अब यहाँ पर राजपूतों का अधिकार हो गया था। अब ये जो मीणा थे वो कहाँ पर चले गए थे? जंगलों में चले गए थे, पहाड़ों में चले गए थे। आप कैसे खुश हो रहे हो सर? आप मीणा हो? हाँ हो क्या? तो शर्मा क्यों रहे हो? आपकी खुशी से लग रहा है ये तो। अब बोले साहब बात हमारी भी हो रही है आज तो, ठीक है ना। तो कुछ म्यूजिक व्यूजिक का प्रबंध किया जाए या ऐसे ही काम चल जाएगा? चल जाएगा ऐसे। अचानक आपके जो चेहरे पे स्माइल थी, आपके दांतों ने जो चमक बिखेरी यहाँ, उसी से लग गया था मुझे। तो क्या बता रहा था मैं? अब नाराज थोड़ी हो गए? हाँ यार नाराज मत हो ना, देखो मजाक की बात है अपनी। बाकी आपकी एक्टिविटी से मुझे ये लगा था कि आप इतने खुश हुए हो जब जैसे मैंने आंदोलन की बात की, तो इसमें कोई तो राज है देखो। हाँ अच्छा दौसा कह रही यार, आप कहीं कोई आंदोलन मत कर देना जाके, बोले आप तो आमेर हमारा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं होगा, वो पहले वाली बातें अलग थी। तो खैर ये जो मीणा जनजाति थी, इनको मतलब ये जंगल वंगल में चले गए। फिर आपको पता है कि आदिवासियों को टारगेट करना अंग्रेजों का भी उद्देश्य था, क्योंकि अंग्रेज इस बात को जानते थे, उनका एक जो छुपा हुआ उद्देश्य उनका होता था ईसाईकरण। उसके लिए जनजातियां उनके लिए ज़्यादा सुटेबल होती थी, क्योंकि जनजातियां जंगलों में रहते थे ये लोग, इनके अलग से मान्यताएं होती थी, है ना।
या अंधविश्वासीय परंपराएं चलती थी, तो इनको ईसाईकरण करना ज़्यादा मतलब आसान था। इसी तरह से जंगल की कई चीज़ें अंग्रेजों को चाहिए थी, तो उसके लिए भी वो क्या कर रहे थे, इनका ईसाईकरण मतलब इनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जनजातियां जो है वो जंगलों में रह रही है। जनजातियां कहाँ पर रह रही है? जंगलों में रह रही है। राज्य के कानून कानून इनके ऊपर लागू नहीं थे, ठीक है ना। राज्य वाले भी हाथ जोड़ के चलते थे आदिवासियों के, बोले भाई साहब आप इधर रहो। मैंने अभी आपको एक बताया था, एक कर रखवाली कर बताया था। आसपास के गांव वाले रखवाली टैक्स दिया करते थे, बोले आप यहां रहना अंदर के अंदर ही, जरूरत पड़े तो हमें फोन करना, हम आपको वो चीज ला कर दे देंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता था, आदिवासी क्या करते थे, जैसे मान लो जंगलों में उनको वो चीज़ नहीं मिल रही, या किसी समय खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई, या और किसी चीज़ की कमी हो गई, तो वो क्या करते थे, मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे। अब मैदानी क्षेत्रों पर जब वो आक्रमण करते थे, तो मैदानी क्षेत्रों वाले आप जानते हो ये काश्तकार लोग, ये इतने लड़ने में दक्ष नहीं होते थे, तो ये लोग उनको क्या दिया करते थे, रखवाली दिया करते थे। एक शांति बनी हुई थी, एक समझौता इनके बीच में था। अब अंग्रेजों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और जब अंग्रेजों ने इंटरफेयर करना शुरू किया तो हमने पढ़ाई था भील आंदोलन हुआ। वैसे ही यहां पर भी जब मीणाओं की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था कि लूट कसौट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसलिए एक कानून बनाया गया था 1924 में, जिसको बोला गया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या बोला गया था उसको? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, है ना। तो कौन सा एक्ट पारित किया गया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसे आप लोग हिंदी में पढ़ोगे तो अपराधी जनजाति अधिनियम, ठीक है ना, ये ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई, किसके ऊपर नियंत्रण रखना था? ट्राइब्स के ऊपर। यानी इसमें जो जिस जनजाति को शामिल कर लिया जाता था, उस जनजाति को थाने में जाकर हाजिरी देके आनी पड़ती थी। क्या देके आनी पड़ती थी? थाने में हाजिरी देनी होती थी। वो क्या बोलते हैं उसको? तड़ीपार। तड़ीपार जानते हैं ना आप लोग? तड़ीपार के साथ शायद ऐसा ही होता है। उसको क्या करना होता है? थाने में जाकर हाजिरी देके आनी होती है डेली, है ना। आपने एक मूवी देखी होगी सिंघम, देखी थी ना? क्या नाम था उसका? वो नेता जो था जयकांत सीकड़े, वो जाता था ना थाने में हाजिरी देने के लिए, हुआ था नहीं हुआ था वो पंगा। तो वैसी जो परंपरा होती थी वो कौन सा था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, है ना। अब हमारे यहां जयपुर राज्य ने भी एक कानून पारित कर दिया, जरायम पेशा कानून। कौन सा कानून? जरायम पेशा कानून, ठीक है ना। जरायम पेशा कानून में भी वही चीज है जो किसमें है, ये भारत सरकार का एक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो किसका है? भारत सरकार का। और उस समय भारत सरकार कौन है? अंग्रेज। उस समय भारत सरकार कौन है? अंग्रेज है। अब जयपुर राज्य ने भी पेश कर दिया एक कानून, जिसको क्या बोला गया? जरायम पेशा कानून बोला गया। इसमें भी वही चीज है जो किसमें थी? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में। इसमें यह कह दिया गया कि मीणाओं को, जो 25 वर्ष से ऊपर के जितने भी मीणा है, स्त्री हो या पुरुष हो, उनको थाने में आकर क्या देनी पड़ेगी? रोज हस्ताक्षर करके आने पड़ेंगे साहब। वो जिस स्थान पर रहने के लिए कहेंगे उनको उसी स्थान पर रहना पड़ेगा। पाबंद करना जो होता है ना आजकल, पाबंद करना, लगभग वैसी चीज किसमें थी? इस एक्ट में थी। अब आप जानते हो जो स्वतंत्रता प्रिय रहे हो जंगलों में, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं होता था, आजादी से रहे हो, वो ऐसे बंदिशों में रह सकते हैं क्या? वो कभी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस कानून का क्या हो गया साहब? विरोध शुरू हो गया। और कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? मीणाओं का आंदोलन शुरू हो गया था। समझ गए इसको? लिखे। 1924 में भारत सरकार ने मीणा जनजाति आंदोलन, तो लिख लेना, है ना। कहीं डायरेक्ट लिख दो, फिर बाद में पता चले सर ये बीच में मीणा का कैसे क्या रोल था। 1924 में भारत सरकार के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया।
लागू किया गया। जयपुर राज्य ने भी, अच्छा किसको ये तो दिक्कत तो नहीं होती ना, क्या आप इसको राज्य क्यों बोलते हो? आप कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? तो लिखे आप, जयपुर राज्य ने भी अपने यहां जरायम पैसा कानून, ये लिखा हुआ है ना, जरायम पैसा कानून लागू किया, जिसके अंतर्गत 25 वर्ष से अधिक के 25 वर्ष से अधिक के मीणा स्त्री पुरुषों को 25 वर्ष से अधिक के मीणा स्त्री पुरुषों को रोज थाने में हाजिरी देनी होती थी, रोज थाने में हाजिरी देनी होती थी। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन लिखिए आप। मीणाओं ने इन कानूनों का विरोध किया। मीणाओं ने इन कानूनों का विरोध किया। अब इनका विरोध करने के लिए कोई संस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे संस्था का गठन होगा, तो जिस संस्था का गठन हुआ वो संस्था थी अपने 1933 में, उसका गठन हुआ। और वो संस्था कौन सी थी? मीणा क्षेत्रीय महासभा। कौन सी थी? मीणा क्षेत्रीय महासभा। इसका गठन कब हुआ? 1933 में। तो लिखें 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। लिख लिया ना? अब क्यों गठन हुआ होगा? आंदोलन चलाने के लिए। आंदोलन चल ही रहा था। घटनाएं 1944 की है ना। 1944 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुनि मगन सागर। क्या नाम था उनका? मुनि मगन सागर। इन्होंने एक किताब लिखी। किताब कौन सी लिखी उन्होंने? मीन पुराण। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है वैसे। 1944 में मुनि मगन सागर ने एक किताब कौन सी लिख दी? मीन पुराण। इसमें क्या था? मीणाओं को उनका प्राचीन गौरव याद दिलाया गया कि ये मध्यकाल भूलिए आप लोग, आपका जो प्राचीन गौरव है वो कितना जोरदार है। तो क्यों ना आप उसकी ओर लौटे। जो पहले वाला आपका गौरव था, जो रुतबा था, आप उसकी ओर लौटो। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मीणाओं को उनका प्राचीन गौरव याद दिलाने के लिए मुनि मगन सागर ने एक किताब लिखी थी। वो कौन सी लिखी थी? मीन पुराण लिखी थी। और कब लिखी थी? 1944 में। 1944 में ही इनकी अध्यक्षता में राजस्थान के या सीकर के नीमका थाना कहां पर सम्मेलन हुआ? नीमका थाना में सम्मेलन हुआ। कब हुआ ये? 1944 में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मुनि मगन सागर ने की थी। इस सम्मेलन में भी वही बात उठाई गई कि एक तो ये जो कानून है जो राज्य ने लागू कर रखे हैं, जरायम पैसा कानून, एक तो ये समाप्त हो। और एक और चीज इसमें कौन सी थी कि
जो चौकीदारी करनी पड़ती थी मीणाओं को, गांव की क्या करनी पड़ती थी? चौकीदारी। तो इस चौकीदारी प्रथा को भी क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। तो इस सम्मेलन में ये दोनों डिमांड उठाई गई थी। आपको ये याद रखना है कि इसका अध्यक्ष कौन था, है ना। लिखो 1944 में मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की। लिख लिया? मीन पुराण की रचना की। जिसमें मीणाओं के प्राचीन गौरव, हाँ जी नमस्ते, वो भेज दिया था मैंने आपको, अभी है ना, ठीक है, ओके। जिसमें मीणाओं को उनका प्राचीन गौरव याद दिलाया गया, या प्राचीन गौरव का बखान किया गया, बात एक ही है। और आप ये लिखो, नीमका थाना सम्मेलन, और ये कब हुआ था? 1944 में। लिख लिया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की? तो लिखो आप, मुनि मगन सागर, अध्यक्ष मुनि मगन सागर, है ना। कौन थे भाई? मुनि मगन सागर थे। इसमें एक तो ये काम किया ही गया कि चौकीदारी प्रथा और जरायम पेशा कानून का विरोध किया गया। दूसरा काम देखो, यहां पर एक 1944 में नीमका थाना सम्मेलन से ही एक चीज का गठन हुआ, मीणा सुधार समिति। किसका गठन हुआ? मीणा सुधार समिति। यानी मीणाओं में सामाजिक या धार्मिक सुधारों के लिए क्या किया गया था? मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। भाई पहले तो इन्होंने बताया, मुनि मगन सागर ने किस किताब के माध्यम से बताया? मीन पुराण के माध्यम से, कि आपका गौरवशाली इतिहास रहा है। ये गौरवशाली इतिहास इसलिए नहीं है, अब वो बातें इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बुराई आ गई है ना। तो उन बुराइयों को दूर करना क्या है? जरूरी है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए किसका गठन हुआ? मीणा सुधार समिति का। और ये सुधार करने के लिए मुख्य रूप से दो नेता थे। एक का नाम था बंशीधर शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब ये, है ना, क्योंकि ऑप्शन में यही देते हैं ज्यादा। मीणा सुधार समिति से जुड़े हुए नेता कौन थे? पहला ऑप्शन रहेगा बंशीधर शर्मा, और फिर देंगे जैसे रामनारायण मीणा, चित्रमल मीणा, और भी कोई मीणा। आप सोचोगे बंशीधर शर्मा तो देख ये तो है ही नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, कौन तो नहीं है? बंशीधर शर्मा नहीं है। अब वो कौन कौन से नाम बताए थे मैंने? रामनारायण जी मीणा, चित्र जी मीणा, या और भी कोई। तो अब आप उनमें ढूंढते रहोगे, जबकि इसमें है कौन? बंशीधर शर्मा है। एक और थे इसमें नेता, उनका नाम था लक्ष्मी नारायण झरवाल। झरवाल तो शायद मीणा ही होते हैं। हाँ जी, झोरवाल। यार मैंने किताब में झरवाल पढ़ा है, देखो, है ना। तो एक और नेता कौन थे? लक्ष्मी नारायण झरवाल। तो ये दोनों इनके नेता थे मतलब। तो लिखो आप, कहां तक लिखवा दिया? लक्ष्मी नारायण, अरे इनका ही नेता नहीं है ये। अच्छा, मीणा सुधार समिति, सही है। लिखे आप 1944 में मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। नेता करके डैश करके लिखो, बंशीधर शर्मा और लक्ष्मी नारायण झरवाल। बंशीधर शर्मा और
लक्ष्मी नारायण झरवाल। लिख लिया? लिख लिया क्या? एक सम्मेलन और याद रखना भाई मीणाओं का। बागावास जानते हो? बागावास इधर है ना, चौमू की तरफ। तो एक सम्मेलन हुआ मीणाओं का, कहां पर? बागावास में। कोई है बागावास का? बागावास का कोई है? कोई खुश नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई नहीं है। 28 अक्टूबर 1946। तो बागावास में मीणाओं का सम्मेलन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1946 को। इस सम्मेलन में साफ साफ उन्होंने ये बोल दिया, बोले हम क्या नहीं करेंगे, चौकीदारी करेंगे ही नहीं। यानी इन्होंने चौकीदारी के, इनको जो चौकीदार के पद दिए गए थे उनसे इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब क्या था कि चौकीदारी के बदले मीणाओं को जमीन मिली होती थी। आज भी मीणाओं में दो तरह के मीणा होते हैं, एक जमींदार और एक चौकीदार। चौकीदार मीणा वही है जिनको चौकीदारी के बदले क्या दी जाती थी? जमीन मिली हुई थी। जब इन्होंने चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया तो राज्य ने वो जमीन छीन ली, बोले मत करो चौकीदारी। जो चौकीदारी के बदले जमीन मिली थी वो भी इनसे छीन ली गई। इसलिए इन्होंने आंदोलन जारी रखा कि जमीन तो हमें मिलनी चाहिए भाई, जमीन तो हमारी होनी चाहिए। तो आंदोलन चलता रहा। लास्ट में 1952 में जाकर मीणाओं की मांगों को माना गया था। इनको इनकी जमीनें दे दी गई थी, इनके ऊपर से जराइम पेशा कानून हटा दिया गया था और इनके ऊपर से चौकीदारी प्रथा जो होती थी उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। तो मीणा आंदोलन कब जाकर समाप्त हुआ? 1952 में। क्लियर? लिखे आप। बागावास सम्मेलन, बागावास सम्मेलन कब हुआ? ये 28 अक्टूबर 1946। और इसमें एक लाइन लिख लीजिए, मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। ये लिखवा दूं या ये बताऊं आपको कि चौकीदारी का विरोध किया, चौकीदारी प्रथा का विरोध किया और इस्तीफा दिया? या तो ये लिख लो, मीणाओं ने चौकीदारी प्रथा का विरोध किया एवं इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया लिख लिया? लिख लिया ना? अब इस्तीफा देने के बाद में उनकी जमीनें, उनको चौकीदारी के बदले क्या मिली हुई थी? जमीनें मिली हुई थी। समस्या वहां खड़ी हो गई तो राज्य ने उनकी जमीनें उनसे क्या कर ली थी? छीन ली थी। तो आंदोलन चलता रहा और कब जाकर उनमें समझौता हुआ? 1952 में। ठीक, लास्ट लाइन लिखे आप। 1952 में मीणाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। मीणाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए थे। उसमें दो लोगों की मुख्य भूमिका थी, हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल जी जो थे उनकी मुख्य भूमिका थी उसमें। उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो इतना सा लिख लो। 1952 में मीणाओं पर लगे प्रतिबंध क्या कर लिए गए? हटा दिए गए। एक समान नागरिक की तरह उनको भी अधिकार दिए गए। उनकी ज़मीनें उनको वापस लौटा दी गई थी। जराइम पेशा कानून जो था वो हटा दिया गया था। चौकीदारी प्रथा जो थी उसको भी क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो ये अपने कौन से हुए? जनजातीय आंदोलन। हालांकि वैसे तो मेर जाति ने भी आंदोलन किया था और लोगों ने भी आंदोलन किया था, लेकिन मेन जो रहते हैं अपने कितने रहते हैं? 2। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने।